दिया गया है, ठीक है। तो वो लास्ट वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया, तो जितना पार्ट है जो डिडक्ट नहीं हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑसिलेशन में आपको बताया था मैं, ऑसिलेशन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, उसमें प्रूफ करना है कि टी टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G होता है स्मॉल एंगल के लिए, साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। दूसरा एनर्जी, टोटल एनर्जी आपका कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो वो हम लोग पिछले पिछले वीक देखे थे, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वेव। तो वेव मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये भी एक तरह का वेव है, मैं वेव क्रिएट कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सब शांत है, ठीक है। तो अपने आप वेव नहीं आता है, ठीक है। जैसे एक कुछ लोग, आप लोग गिटार बजाते होंगे, बहुत सुंदर बजाते भी होंगे, ठीक है। तो गिटार कहीं पे पड़ा हुआ है कोने में, अपने आप पड़ा हुआ है, तो अपने आप बजना स्टार्ट नहीं करता है। आप जब तक उसको, उसके स्ट्रिंग को, वो क्या कहते हैं, वो पिक रहता है, उससे बजाते हैं तभी बजता है। यानी आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? डिस्टरबेंस। और उसमें जो वेव जो ट्रैवल करता है वो स्ट्रिंग पे, गिटार में स्ट्रिंग होता है, अगर स्ट्रिंग को निकाल दीजिएगा बजाते रहिएगा नहीं बजेगा, ठीक है। उस तो कोई भी वेव, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं, कभी ना कभी आप लोग जिंदगी में कभी ना कभी पत्थर फेंके होंगे पानी में। तो पानी में पत्थर फेंकने से वेव क्रिएट होता है जिसको रिपल्स कहते हैं, और वो धीरे धीरे आगे मूव करता रहता है, ठीक है। तो वो भी एक वेव है। अपने आप नहीं वेव क्रिएट होता है, जब तक कोई उंगली नहीं करेगा तब तक नहीं। मैं बोल रहा हूं तभी आपको सुनाई दे रहा है, मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग भी कुछ नहीं है, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वेव नहीं आएगा, ठीक है। तो वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस। अपने आप क्रिएट नहीं होता है, कोई ना कोई उंगली करेगा तभी होगा। उंगली करना मतलब कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, गिटार बजाना है, पत्थर फेंकना है, बोलना है, ये सब वेव है, ठीक है। लाइट भी वेव है, स्विच ऑन करेंगे तभी वेव आएगा, ठीक है। तो ये सब वेव होता है, ठीक है। तो वेव में क्या होता है? जो डिस्टरबेंस है वो मूव करता है, ठीक है, मीडियम वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। जैसे मैं हेलो बोला, ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, मोबाइल वगैरह नहीं होता था, तो चिट्ठी लिखते थे लोग, हाय हाउ आर यू, ये सब। तो चिट्ठी में जो मैसेज था उसके साथ साथ जिस पे लिखे हैं वो चिट्ठी, वो पेपर, वो भी मूव करता था। तो जैसे मैं किसी को चिट्ठी लिखा, ठीक है, तो चिट्ठी लिखा, तो जो भी मैसेज था, मैसेज के साथ वो पेपर भी ट्रांसफर हो जाता है। तो जिसको भी लिखा मैं, तो उसने मैसेज भी पढ़ा, उसके पास वो पेपर भी आ गया। लेकिन पेपर का कोई काम नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है, पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिसमें चिट्ठी लिखा हूं मैं, यानी उसको मीडियम कहते हैं, तो चिट्ठी भी मूव करता है। लेकिन अब क्या है, पहले जमाने में ये सब मोबाइल वगैरह जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसा नहीं था, ठीक है। अभी मैं हेलो बोल रहा हूँ, हेलो, तो आप लोग को हेलो सुनाई दे रहा है, ठीक है। जैसे मोबाइल से हेलो बोला, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल मूव करे, मेरा मोबाइल आपके पास चला गया, ऐसा नहीं होता है। वहां पे सिर्फ आपका डिस्टरबेंस मूव करता है। तो वेव में आपका डिस्टरबेंस मूव करता है, मीडियम वहीं का वहीं रहता है, एज इट इज, ठीक है। तो वेव क्या है? डिस्टरबेंस, ठीक है। तो वेव में डिस्टरबेंस मूव करता है और मीडियम एज इट इज रहता है, ठीक है। चलिए, स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। कुछ लोग का टेस्ट था अभी, इसलिए थोड़ा सा अभी स्टार्ट करें, चलिए। तो वेव डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो वेव, तो एनी डिस्टरबेंस फ्रॉम नेचुरल और इक्विलिब्रियम पोजीशन that propagates without the transport of matter। कोई भी डिस्टरबेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे
प्रोपोगेट होते हैं जिसमें मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। जैसे ये आपने नदी बना दिया, ठीक है, ये टॉप व्यू है, एक पत्थर मार दिया तो यहां से वेव क्रिएट हो रहा है, ये वेव आगे जा रहा है, ठीक है। एक एक लीफ, मान लीजिए ये लीफ है, एक छोटा सा लीफ है, ये यहाँ पे रखिएगा, तो जैसे ही वेव यहाँ पे आएगा तो वे तो लीफ थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब ये वेव ऐसे ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। तो वेव तो लीफ थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और वेव आगे चला गया, यानी सर्कल बड़ा हो गया, तो लीफ वहीं का वहीं रहता है। तो वेव यहाँ पे मूव कर रहा है, वेव बाहर की तरफ मूव कर रहा है। अगर पत्ता वो लीफ वहां है तो जब वेव वहां पे आएगा तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, फिर वहीं का वहीं रहेगा, यानी वेव मूव करता है, मीडियम वहीं का वहीं रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ हेलो, तो यहाँ का एयर वहां नहीं, आपके पास नहीं जा रहा है, बस डिस्टरबेंस मूव कर रहा है, ठीक। तो वेव ऐसा डिस्टरबेंस है जो प्रोपोगेट होता है लेकिन उसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक। टाइप्स ऑफ वेव, वेव ट्रांसपोर्ट energy and momentum but not matter। मैटर मतलब मीडियम का वो ट्रांसफर नहीं होता है, टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वेव आगे जा रहा है यानी एनर्जी, जैसे लाइट का वेव आगे जा रहा है तो लाइट एनर्जी आगे मूव कर रहा है, टाइप्स ऑफ वेव। पहला मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव उसको कहते हैं रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल टू प्रोपोगेट, जिसमें मीडियम का जरूरत है तभी वो चलेगा, ठीक है। जो आप लोग में गिटार बजाते हैं, आप लोग गिटार में से स्ट्रिंग निकाल दीजिए, गिटार में से स्ट्रिंग निकाल दीजिए, बजाइए, बजेगा क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो वहां पे स्ट्रिंग क्या है? मीडियम है, ठीक है। गिटार में जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रिंग वेव उसको कहते हैं, स्ट्रिंग वेव। तो उसमें स्ट्रिंग क्या है? मीडियम है, वो स्ट्रिंग निकाल देंगे तो उसमें वेव नहीं आएगा, ठीक है। सेम लॉजिक से यहाँ पे एयर है, मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, सुनाई दे रहा है आप लोग को, क्योंकि मैं जहां पे मैं बोल रहा हूं तो मेरे यहाँ आसपास एयर है, तो साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मेरे ये लैपटॉप के ऑडियो वाले सिस्टम तक ट्रेवल कर रहा है, फिर वो साउंड लैपटॉप उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? इलेक्ट्रिकल वेव में, ठीक है। फिर वो रिलीज कर देता है, जैसे फोन में हम लोग क्या करते हैं, हेलो बोलते हैं, तो वो हेलो फोन क्या करता है उसको फिर इलेक्ट्रिकल वेव, ईएम वेव में कन्वर्ट कर देता है, वेव में कन्वर्ट कर देता है, फिर वेव रिलीज हो गया, फिर आपके पास ट्रिन ट्रिन हुआ, फिर वो फोन फिर दोबारा उसको साउंड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसा जगह पे हूं जहां पे कोई वो नहीं है, मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो मैं कितना भी बोलता रहूंगा तो पिछले 2 सेकंड से आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं बोल रहा था कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो साउंड के लिए भी मीडियम जरूरत है। जैसे मून पे चले गए, ठीक है, मून पे आप और मैं, ठीक है, चले गए, ठीक है, मान लो किसी तरह हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम लोग, मैं कितना भी चिल्लाता रहूंगा आपको सुनाई देगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। वहां पे मीडियम नहीं है, मीडियम रहता है तभी साउंड ट्रेवल करेगा। तो फिर कैसे सुनाई देता है, वो लोग बात कैसे करते हैं? तो वो मुंडी में लगाए रहते हैं, वो क्या स्पेस सूट पहने रहते हैं, वो मुंडी के अंदर, वो आप टॉय स्टोरी देखे होंगे, तो उसका क्या नाम है टॉय स्टोरी में, अरे वो क्या नाम है, इंटरस्टेलर। हाँ, वो ग्रीन कलर का जो स्पेस सूट पहना रहता है, काफी अच्छा इंटरटेनिंग कैरेक्टर रहता है, तो ये ऐसा पहना रहता है, तो उसके अंदर एयर फिल रहता है, तो वो जैसे ही बोलता है तो साउंड है, एयर है, तो उसके उसके पास वो माइक रहता है, रेडियो माइक, तो वो क्या करता है, वो साउंड रेडियो में गया, वो रेडियो फिर आपका उसमें ईएम वेव में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव्स को मीडियम का जरूरत नहीं है, तो फिर वो रेडियो से वो ट्रैवल कर रहा है, फिर इसके पास आया, तो इसके पास आया, इसके अंदर में एयर है, ठीक है, तो फिर वो रेडियो वेव वापस साउंड में कन्वर्ट हो गया तो सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एयर रहेगा ही नहीं तो फिर साउंड कैसे ट्रैवल करेगा, ठीक है।
तो मैकेनिकल वेव उसको कहते हैं जिसमें मीडियम का जॉत होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है? साउंड, साउंड वेव है, और क्या है? स्ट्रिंग वेव है, रिपल्स, पानी पानी निकाल दिए, रिपल्स कहां से आएगा? मान लो पानी है ही नहीं तो रिपल्स कहां से आएगा? तो वाटर वेव, सिज्मिक, सिज्मिक वेव, ये अर्थक्वेक में सिज्मिक वेव आता है। दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव, तो नॉन मैकेनिकल वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट, ठीक है। तो इसमें मीडियम का जरूरत नहीं है। जैसे लाइट आ रहा है हमारे, सूरज सन से आ रहा है, तो सन से आ रहा है तो ये अर्थ है, और ये अर्थ है, और यहाँ पे सन है। यहाँ पे बीच में क्या है? वैक्यूम है कि नहीं है, कि मीडियम है कुछ? वैक्यूम। वैक्यूम है, फिर भी वहां से लाइट ट्रेवल कर रहा है। वैक्यूम मतलब मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट ट्रेवल कर रहा है। हाँ, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, लेकिन बीच में तो वैक्यूम है, फिर भी लाइट ट्रेवल कर रहा है, यानी लाइट को मीडियम का जरूरत नहीं है। मीडियम में भी ट्रेवल करता है, मीडियम नहीं भी रहेगा तो भी ट्रेवल करेगा। तो ऑल ईएम वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉन मैकेनिकल, ठीक है। तो ये सब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, तो यूवी रे, गामा रे, विजिबल लाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सब ये सब, माइक्रोवेव, ये सब सब नॉन मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल में मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल में मीडियम नहीं चाहिए। तो ये तो हुआ मीडियम के बेसिस पे। फिर एक और टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवल। जैसे देखिए, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, आपने खींच के रखा है, और इसको हल्का सा मैंने आपने इसको इसको हल्का सा अप डाउन किए, इसको एकदम टाइट स्ट्रिंग है, ठीक है। गिटार का स्ट्रिंग टाइट रहता है कि लूज रहता है? टाइट। वेव आता है, ठीक है। तो उसी तरह इसको टाइट करके रखें और इसको हल्का सा ऊपर नीचे जर्क दिए हैं, तो क्या होता है इसमें? ये ऐसा पल्स क्रिएट होता है, इसको कहते हैं पल्स, ठीक है। और इसको पकड़ के रखें आप, ये अभी यहाँ पे है, फिर कुछ देर के बाद आपका आगे चला जाएगा, फिर कुछ देर के बाद आगे चला जाएगा, ठीक है। फिर वो उससे टकरा के फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है, डाई आउट हो जाएगा। तो आप देखें, तो यहाँ पे देखो, वेव आपका किधर जा रहा है? राइट साइड की ऊपर नीचे जा रहा है? वेव किधर मूव कर रहा है? राइट साइड। राइट साइड। वेव आपका आगे जा रहा है, लेकिन ये इसमें ये पार्टिकल, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का पार्टिकल जो है, ठीक है, तो पार्टिकल पहले एकदम स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है। तो जैसे ही वेव मान लो यहाँ पे आया, तो यहाँ का जो स्ट्रिंग पार्टिकल है वो अभी कहाँ पे चला गया? ऊपर साइड चला गया कि नहीं चला गया? यस सर। अगर वेव नहीं रहता तो वो सीधा रहता, यस सर। लेकिन वेव जैसे ही वहां पे पहुंचा तो यहाँ का पार्टिकल ऊपर चला गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ का वेव आगे शिफ्ट हो गया तो पार्टिकल वापस अपने जगह पे आ गया, यानी नीचे आ गया, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। पार्टिकल मतलब स्ट्रिंग, बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो या तो आपका पार्टिकल या तो ऊपर जा रहा है, और यहाँ का पार्टिकल पहले नीचे था अब ऊपर चला गया, फिर जैसे ही वेव आगे गया ये वापस यहीं आ गया और ये ऊपर चला गया। यानी आपका स्ट्रिंग का पार्टिकल का मोशन किधर हो रहा है? किस साइड, किस डायरेक्शन में हो रहा है? अप एंड अप एंड डाउन। यानी पार्टिकल मोशन इधर है, लेकिन वेव मोशन किधर है? राइट साइड। राइट साइड। तो ये वेव मोशन है और ये पार्टिकल मोशन है, यानी पार्टिकल मोशन और वेव मोशन में कितना एंगल है? 90। तो यानी पार्टिकल मोशन और वेव मोशन 90 डिग्री होता है, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल ऑसिलेट, ये भी ऑसिलेशन टाइप का चीज है, ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल मोशन या पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव मोशन।
तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या होता है? तो ये जो वेव स्ट्रिंग में बनाए हैं, ये स्ट्रिंग में वेव है, यानी स्ट्रिंग वेव ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, ऑल ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स, सारा ईएम वेव्स ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव मतलब पार्टिकल मोशन और वेव मोशन में कितना एंगल होता है आपका? 90 डिग्री। ठीक है, ये सब याद रखने का। यार एक तो लेट ये लोग, मैं इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करके पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग लेट ज्वाइन करते हो ना, बहुत गुस्सा आता है। काफी पेशेंस है मेरे में, फिर भी इतना लेट ज्वाइन करते हो, बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। नॉर्मल क्लास में करते हो ठीक है यार, उतना मैं चलता है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ उसमें भी तुम लोग लेट ज्वाइन करते हो। ठीक है, चलो छोड़ो यार। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव याद रखिएगा, पार्टिकल मोशन और वेव मोशन में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो जैसे कि देखो नॉर्मल, मान लो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो ये एयर पार्टिकल है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये एयर पार्टिकल है। ठीक है, तो ये एक भोंपू लगा दिया। ठीक है, यहां से साउंड निकल रहा है। ठीक है, यहां से साउंड निकला, तो वो क्या करता है, ये साउंड की वजह से एयर कंप्रेस होता है। ठीक है, ये साउंड की वजह से एयर कंप्रेस होता है। ठीक, तो ये सब बस समझने की चीज है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, लेकिन ऑब्वियस चीज सब है। तो ये साउंड की वजह से एयर कंप्रेस हो जाता है, यानी ये पास पास आ जाता है, और ये वाला जो बागी बगल में एयर था वो एज इट इज है। ठीक है, यानी आपका जो एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, वो उसका मोशन किधर हो रहा है? ऐसे, ये मतलब दूर दूर था, वो अभी पास आ गया। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं ना, वैसे ही यानी समझो कि एयर पार्टिकल कंप्रेस हो गया, तो कोई चीज चाहेगा कि कंप्रेस ही रहे हैं। जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ देते हो तो वो क्या होता है? ठीक है, इलोंगेट होता है। तो उसी तरह ये जो एयर पार्टिकल है ना, वो क्या होता है? इलोंगेट होता है। तो ये वापस इलोंगेट हो जाएगा, तो ये इलोंगेट होगा ना, तो ये बगल वाले को कंप्रेस कर देगा। ठीक है, ये सब बस समझाने का तरीका है। ठीक है, यानी यहाँ का एयर पार्टिकल इधर मूव किया, और यहाँ का एयर पार्टिकल इधर मूव किया। ठीक है, सेम फिर अगले में, यानी यानी और वेव किधर? तो साउंड अगर तुम यहां से बोल रहे हो, तो और कोई आदमी यहाँ खड़ा है, तो यानी साउंड ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, तभी उसको सुनाई दे रहा है, हाँ कि ना? यस ठीक है, यानी साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, और वेव इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, या तो उसी लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, या तो पास आ रहा है या दूर जा रहा है। तो पार्टिकल मोशन और वेव मोशन दोनों सेम लाइन में है कि नहीं है? Yes, यस sir. ठीक है, वहीं पे ट्रांसवर्स में क्या था? पार्टिकल मोशन और वेव मोशन क्या था? Perpendicular. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? पार्टिकल मोशन और वेव मोशन दोनों परपेंडिकुलर, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल मोशन और वेव मोशन सेम लाइन में होता है। तो पार्टिकल मोशन इज इन सेम लाइन एज ऑफ वेव मोशन। इसका एग्जांपल क्या होता है? साउंड वेव, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल। ये सब सिंपल सा याद रखिएगा। चलिए, ट्रांसवर्स वेव टेंशन की वजह से आता है, ट्रांसवर्स वेव टेंशन की वजह से आता है, ट्रांसवर्स वेव टेंशन की वजह से आता है। गैस में टेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? No, sir. नहीं। सॉलिड में टेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, रॉड को खींच सकते हैं, स्ट्रिंग को खींच सकते हैं, ये सब सॉलिड चीज है। गैस में टेंशन आ सकता है क्या? नहीं। तो गैस में कौन सा वेव होगा? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? Longitudinal. ठीक है, फ्लूइड में भी, मतलब लिक्विड में भी वही होता है, लॉन्गिट्यूडनल। सॉलिड में टेंशन आ सकता है, तो सॉलिड में ट्रांसवर्स भी पॉसिबल है और लॉन्गिट्यूडनल भी पॉसिबल है। तो याद रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव टेंशन की वजह से आता है, तो टेंशन सॉलिड में पॉसिबल है, बाकी उसमें लिक्विड और क्या कहते हैं उसको, गैस, उसमें पॉसिबल नहीं है।
अब ये नहीं बोलना कि सर सरफेस टेंशन तो टेंशन, अरे वो फोर्स नहीं होता, वो तो लिक्विड का प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग चीज है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब तो ट्रांसवर्स वेव आर ओनली पॉसिबल इन सॉलिड्स, whereas longitudinal is possible in solid liquid gas. ये सिंपल सा चीज है, याद रखिएगा। ट्रांसवर्स वेव टेंशन की वजह से आता है, सॉलिड में टेंशन होता है लेकिन गैस और लिक्विड में नहीं होता है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव लिक्विड। तो पूछेगा लिक्विड में कौन सा वेव होता है, तो क्या बोलेंगे, लिक्विड में कौन सा वेव होता है, लॉन्गिट्यूड, और सॉलिड में दोनों। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सॉलिड में दोनों होता है। एक और होता है मैटर वेव, ठीक है। मैटर वेव आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, डी ब्रॉगली मैटर वेव। डी ब्रॉगली नाम सुने, डी ब्रॉगली चचा का। Yes. यस सर। Yes, sir. तो वेव एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल, उसको मैटर वेव कहते हैं। ये सब उतना नहीं पढ़ना है, तो लैम्डा इक्वल टू h/mv, ठीक है, यही सब होता है ना, h/p। ये सब हम लोग भी पढ़ेंगे लेकिन 12th में, ठीक है भाई, उसके लिए बाद में। चलिए, तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल ये मेन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब ट्रांसवर्स वेव में मान लो ये आपका, ठीक है, ये वेव आगे जा रहा है और भी आगे बना, कितना बनाता रहूंगा, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, ये पॉइंट को कहते हैं ट्रॉफ, ठीक है। देखो नॉर्मली अगर वेव मूव नहीं कर रहा है तो ये लाइन आपका ऐसा रहेगा, वेव नहीं मूव कर रहा है ये लाइन ऐसा रहेगा, यानी इसको कहते हैं, ये वाले लाइन को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी ये लाइन में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक। तो इसमें एसएचएम का भी थोड़ा थोड़ा यूज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है, राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। ठीक है। तो क्रेस्ट क्या है, क्रेस्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, हाँ कि ना, यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। और ट्रॉफ दूसरे साइड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक। तो ये यानी ये सब पॉइंट क्या है, इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्पीड सबसे ज्यादा कहां होता है पार्टिकल का, मीन पोजीशन। हाँ मीन इक्विलिब्रियम। पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होता है स्पीड, 0। ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, तो ये भी क्रेस्ट है। दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस उसको कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। यानी यहां से यहां का डिस्टेंस या यहां से यहां का डिस्टेंस उसको कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। टाइम आफ्टर विच, मिनिमम टाइम आफ्टर विच wave repeats itself, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। कितना टाइम के बाद वेव एकदम सेम जैसा दिख रहा है उसको तो जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ए से बी गए, ए से बी वाला जो पोर्शन है और बी से सी वाला पोर्शन एकदम सेम टू सेम है कि नहीं है, Yes. यस। Yes, sir.
यानी ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। चमका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो ये सब चीज आपको मैं एसएचएम में भी बताया था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 pi by omega. 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 बाई टी होगा। ठीक है। इस केस में वेवलेंथ के टर्म में और टाइम पीरियड, तो वेव स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो वेव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस लैम्डा है, और एक लैम्डा मतलब, यानी एक लैम्डा मतलब हम लोग कह सकते हैं ए से बी चले गए, हाँ कि ना। Yes. Yes, sir. Yes. तो यानी स्पीड, वेव स्पीड इक्वल टू लैम्डा बाई टाइम पीरियड, यानी वेव स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेव स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब ये वेव आपको मतलब ये वेव आपको आगे जाता हुआ दिखेगा, ये वेव आपको आगे जाता, ये वेव आगे जा रहा है इसलिए इसको कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। ये वेव आगे जा रहा है इसलिए इसको कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रांसवर्स वेव, ऑब्वियस बात है ना, ये जैसे पल्स है, ये अभी यहां था, कुछ देर के बाद यहां आ गया, तो ये आगे जा रहा है इसलिए इसको कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रांसवर्स वेव आर ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव since they travel from one part of medium to other। एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा रहा है इसलिए इसको हम लोग ट्रैवलिंग या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। If traveling transverse wave is in form of sine function, sine or cosine function, then wave is known as plane progressive harmonic wave। तो जब भी वेव आपका, ठीक है, वेव में, वेव इक्वेशन में आपका x भी रहता है t भी रहता है, तो जनरल वेव इक्वेशन होता है a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये वेव इक्वेशन होता है। सिंस ये साइन का फंक्शन है, साइन थीटा के टर्म में है, इसलिए इसको कहते हैं हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक मतलब जो रिपीट होता जाता है एक फिक्स टाइम के बाद, तो सिंस साइन का फंक्शन है इसलिए इसको हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कहते हैं। ठीक है। तो ये सब में आपका ये नोमेनक्लेचर है। ये वाई को हम लोग कहते हैं डिस्टरबेंस। ये वाई क्या होता है, डिस्टरबेंस। ये वाई डिस्टरबेंस है। ए को क्या कहते हैं हम लोग, Amplitude. एम्पलीट्यूड। ठीक है। ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये एसएचएम में भी बताया, जो 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है। के आपका वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। के का वैल्यू जैसे ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, के एक्स के टर्म में होता है, तो 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है। आपको जब मैं यूनिट डायमेंशन सिखा रहा था, आप लोग को बताया था मैं, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहते हैं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर में यूनिट होता है क्या, No, मतलब डायमेंशन होता है क्या। no, sir. No, sir. जैसे साइन थीटा है तो थीटा मतलब एंगल का डायमेंशन होता है क्या। No, sir. नहीं। तो जैसे के एक्स है, के एक्स, तो एक्स तो डिस्टेंस हुआ, तो के का डायमेंशन क्या होना चाहिए,
1/x। 1 by हाँ मतलब लेंथ का 1/l, यानी l इनवर्स, क्योंकि x l है तो k क्या होगा, l इनवर्स होगा। उसी तरह t टाइम है तो ओमेगा क्या होगा, teen verse. 1/t। t इनवर्स। t इनवर्स। तो याद रखना k होता है, k डिस्टेंस के टर्म में है और ओमेगा टाइम के टर्म में होता है। तो k होता है 2π/λ और ओमेगा होता है 2π/t। ठीक है, फिर फाई क्या होता है, फाई इनिशियल फेज होता है, इनिशियल फेज। ठीक है, इट टेल्स wave location at x equal to 0 and t equal to 0। तो जैसा SHM में होता था वैसा ही t equal to 0। y क्या है, डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो डिस्टरबेंस कुछ भी हो सकता है। साउंड के केस में डिस्टरबेंस होता है प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस। साउंड क्यों ट्रेवल करता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो डिस्टरबेंस कुड बी प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, लाइट के केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रिंग के केस में वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे ऊपर एकदम ऊपर में ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सब डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अलग अलग वेव है, जैसे साउंड वेव है तो वाई क्या बताएगा, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, लाइट अगर वेव लाइट है तो वाई क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्ट्रिंग में वेव है तो वाई क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो वाई डिस्टरबेंस है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेव वो डिस्टरबेंस अलग अलग चीज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक वेव इक्वेशन, ये ट्रैवलिंग वेव है ट्रांसवर्स नेचर का, ये आपको बताया मैं। ठीक है, तो जैसे कि, और हाँ जैसे देखो, मान लो ये वेव ऐसा है। ठीक है, ये वेव ऐसा है, अभी कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लो। ठीक है? कुछ देर के बाद ये वेव आगे जा रहा है, ये वेव आगे जा रहा है, तो कुछ देर के बाद ये ऐसा हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट है वो यहां आ गया। ठीक है, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वहां से, दोनों सेम है। ठीक है, तो जनरली हम लोग इनिशियल फेज 0 लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या आएगा, a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी ये वाला सेम है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, अभी यहां था, ये पहले मान लो t पे था और ये t प्लस डेल्टा टी हो गया। ठीक है, ये पहले x था, अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x हो गया। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट का और ये पॉइंट का वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी साइन के अंदर में जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, यानी के एक्स माइनस ओमेगा टी वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको चेंज किया है। ठीक है, तो के डेल्टा एक्स तो आपने चेंज किया, ओमेगा डेल्टा टी वो 0 होना चाहिए। ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट है तो आपने चेंज किया, लेकिन सिंस वो कांस्टेंट है तो चेंज करने से, जैसे इंटरनल एनर्जी, आज आपको इंटरनल एनर्जी मान लीजिए कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 0। ठीक है, तो सेम लॉजिक से आपका फेज कांस्टेंट है तो ये आपका ऐसा है। ठीक, तो डेल्टा एक्स, तो के डेल्टा एक्स इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा बाई के। डेल्टा एक्स क्या बता रहा है कि कितना वेव, कितना डिस्टेंस वेव आगे गया, हाँ कि ना। Yes, sir. यस। ये डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, डेल्टा एक्स, और डेल्टा टी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि कितना टाइम में वो आगे गया। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये क्या बताएगा, वेव का स्पीड बताएगा कि नहीं बताएगा। Yes, sir. yes sir तो वेव स्पीड होता है, तो याद रखिएगा सिंपल सा, वेव स्पीड इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले भी बताया था, ओमेगा 2π/t होता है और के क्या होता है, 2π/λ। 2π कैंसिल हो गया तो लैम्डा बाई टी ही डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसा वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, वेव स्पीड इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स।
जो भी वेव इक्वेशन दिया हुआ है उसमें टाइम का कोफिशिएंट जो है ऊपर लिखो और एक्स का कोफिशिएंट नीचे लिखो, वही वेव स्पीड होगा। ठीक है, यस। तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, तो y इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस 3t है। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है? 0.005 0.05। इसमें k का वैल्यू कितना है? 80 80। बेसिक इक्वेशन याद रखना, a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, k 80 है, ओमेगा कितना है? 3 इनिशियल फेज कितना है? 0 0। तो ये सब केस में तुमको पूछेगा वेवलेंथ कितना है, तो वेवलेंथ तो k का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा, हाँ कि ना? k 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई k आ गया, तो k का वैल्यू डाल दो, उससे आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को? यस सर। Yes, sir. और तो जैसे टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई बाई टी, तो यानी 2 पाई बाई 3। सॉरी अपने टी निकालना है ना, उल्टा पुल्टा कर दे रहा हूं। तो टाइम पीरियड ओमेगा क्या 3 है, तो 2 पाई बाई 3। ठीक, अगर पूछेगा वेव स्पीड इस इक्वेशन में, तो अभी आपको बताया मैं, वेव स्पीड क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ टाइम। तो टाइम का कोफिशिएंट ऊपर में कितना है? कोफिशिएंट सिर्फ मैग्नीट्यूड 3 और एक्स का कितना है? 80। तो ये वेव स्पीड है। ठीक है, या डायरेक्ट आप ओमेगा बाई के याद रखिए, ये वेव स्पीड होता है। चलिए, गिटार जो लोग बजाते हैं या नॉर्मल सा, जो गिटार में स्ट्रिंग टाइट रहता है, स्ट्रिंग टाइट है यानी उसमें टेंशन क्या है, ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो टेंशन ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी। ठीक है, तो ये आपका, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, और स्ट्रिंग हम लोग क्या रखते हैं, पतला स्ट्रिंग लेते हैं कि मोटा स्ट्रिंग लेते हैं? पतला। गिटार में क्या होता है, इतना मोटा स्ट्रिंग लेते हैं क्या? नो सर। नहीं, पतला स्ट्रिंग लेते हैं, यानी मास उसका क्या होता है? कम होता है। तो मास कम है यानी स्पीड क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो टेंशन ज्यादा रखे हैं, टेंशन अगर ज्यादा है तो स्पीड क्या होता है? ज्यादा। और मास ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रांसवर्स स्पीड, तो स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये डेरिवेशन है। ये चीज मैं आपको जब यूनिट डायमेंशन में वो डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला डिराइव करते थे ना, याद है? यस सर। Yes. तो उसमें ये करवाया था। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन, एंड टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो एक मैं कर देता हूं, फिर वो आप लोग देख लीजिएगा, आपके कॉपी में डेफिनेटली होगा। ठीक, तो ये आपका पूछता है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैसे डिराइव करते हैं। ठीक, तो एकदम बेसिक याद है, बच्चा में एकदम आपको सिखाता था, मास पर यूनिट लेंथ यानी म्यू पावर बी है, तो उसमें एक के कांस्टेंट ले लेते थे, ये टी म्यू पे पावर बी, फिर हम लोग वी स्पीड है एल टी माइनस वन, के का कोई डायमेंशन नहीं होता है, टी यहाँ पे टेंशन है, टेंशन मतलब फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू पावर ए, म्यू मास ऑफ पर यूनिट लेंथ है यानी एम बाई एल बी, एम ए प्लस बी एल ए माइनस बी टी माइनस टू ए एल टी माइनस वन। तो टी के लिए कंपेयर करते हैं, माइनस वन इक्वल टू माइनस टू ए, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ गया? हाफ। एम के लिए कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड में एम है क्या?
No, sir. No, sir. नहीं, तो a प्लस बी, तो ये और a हाफ है, तो b आपका माइनस हाफ आ गया, तो आपका स्पीड जो हो गया, फिर मैं आपको ये फॉर्मूला में डाल देने के लिए बोलता था, तो a हाफ आया, म्यू पे माइनस हाफ आया, तो v इक्वल टू के अंडर रूट टी बाई म्यू। यहाँ पे के डिराइव होता है क्या डायमेंशन से? No, sir. No, No, K, sir. sir. ठीक है, याद रखना K1 होता है, तो आपका ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, तो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, मतलब रूट में है जो भी है, लेकिन टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है स्पीड, Yes. 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 और म्यू क्या है, मास अपॉन लेंथ है, तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. 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 ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव का अंडर रूट टी बाई म्यू है। ठीक है, उसी तरह स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ट्रांसवर्स वेव में तो टेंशन ले सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में टेंशन होगा क्या? No, No, sir. sir. नहीं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल में फ्लूइड में हम लोग क्या लेते हैं, बल्क मॉडुलस लेते हैं, एयर को कंप्रेस किए इलोंगेट किए, कंप्रेस किए इलोंगेट किए, तो उसमें क्या आता है, बल्क मॉडुलस। तो इसमें स्पीड आपका बल्क मॉडुलस और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वो पावर वो सब डिराइव कर लेना। ठीक है, अब ये सब मैं करूंगा तो फिर तो हो गया। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड ये होता है, तो फ्लूइड में लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड कितना होता है, अंडर रूट बी बाई रो। बी यहाँ पे क्या है, Bulk बल्क मॉडुलस, और रो क्या है, डेंसिटी। ठीक, वो कर लीजिएगा आप लोग डिराइव। ठीक है, बल्क मॉडुलस का यूनिट प्रेशर ही होता है। ठीक है, और रो तो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वो सब तुम लोग कर लेना, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं मैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, वहीं पे अगर ये सॉलिड रहता तो इन फ्लूइड, तो v इक्वल टू, सॉलिड में हम लोग बल्क मॉडुलस की जगह यंग मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, इन सॉलिड ये ऐसा रहता है। तो आपको याद रखना ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला क्या आया, ट्रांसवर्स वेव ये स्पीड का फॉर्मूला क्या है, Under root T by mu. Root T by U. टी बाई म्यू। टी क्या है, टेंशन है, म्यू क्या है, मास अपॉन लेंथ है। तो एक एग्जांपल कर लेंगे, स्टील वायर 0.72 मीटर हैज अ मास ऑफ, ठीक है, ये सब एकदम आसान चीज है। ठीक है, स्कूल के लिए आप जितना बता दिया हूं उतना भी याद रखिएगा ना, ये डेरिवेशन, बल्क मॉडुलस वाला डेरिवेशन, ये सब बस याद रखना है। और ये सब पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, जैसे थर्मोनोमर पढ़ रहे हैं ना, ये देखो कितना आसान है। देखो बोल रहा है कि एक स्टील वायर है और ट्रांसवर्स वेव का स्पीड पूछ रहा है, तो जैसे ही ट्रांसवर्स वेव का स्पीड, तो आंख बंद करके अंडर रूट टी बाई म्यू लिख देना। ट्रांसवर्स वेव का स्पीड यानी अंडर रूट टी बाई म्यू, टी यहाँ पे टेंशन है, क्वेश्चन में टेंशन 60 न्यूटन दिया हुआ है, म्यू क्या होता है, Mass per unit. Mass per length. मास पर यूनिट लेंथ, तो क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 5 × 10⁻³ और लेंथ कितना दिया हुआ है 0.72, यानी ये ऐसा लेने का, तो टेंशन तो टी बाई म्यू कर देंगे, तो टी 60 म्यू 5 इंटू ये और ये आपका 0.72 बार आ जाएगा, ये रूट फुट में आ जा रहा है यार। एनसीईआरटी में इतना घटिया डेटा रहता है ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मास पर यूनिट लेंथ 12 इंटू 12 इंटू 60, कॉमन ले लो तो 6 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं पे भी गड़बड़ होगा तो तुम लोग थोड़ा सा अपना देख लेना, ये सब एनसीईआरटी का ही है। 2 जीरो 6 बचा, 260 24 रूट 15, इसको 4 ले लेते हैं तो रफली 96 मीटर पर सेकंड,
ये सिंपल सा स्पीड निकालने का तरीका है। तो सिंपल सा ये सब फॉर्मूला रखिए, याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव का स्पीड आ गया। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड बोलेगा तो वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड क्या बताया, अंडर रूट रूट पी बी बाय बाय रो। बी बाई रो, लेकिन किसके लिए यूज करेंगे, फ्लूइड्स। फ्लूइड के लिए। बी बल्क मॉडुलस, रो डेंसिटी। वहीं पे सॉलिड में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस बाय यंग मॉडुलस बाई रो, ठीक है। तो ये सब आप डिराइव कर लीजिए, एकदम आसान है वैसे ही, ठीक है। बल्क मॉडुलस हो या यंग मॉडुलस हो, सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही यूनिट होता है जो स्ट्रेस का भी यूनिट होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। चलो अब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक। ये भी आपको पूछता है, आप देखिएगा केपीएस वाले का जो भी पेपर था पिछले साल ये आया था, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो देखो एयर में साउंड का स्पीड, तो कौन सा फॉर्मूला यूज, साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूड। और एयर क्या है, फ्लूइड है कि सॉलिड है, फ्लूइड। फ्लूइड है। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बी बाई रो वाला, ठीक है। तो न्यूटन चचा बोले थे कि साउंड जो ट्रैवल करता है ना, साउंड ट्रैवल आइसोथर्मली इन मीडियम। ये आइसोथर्मल, ये सब चीज आपको सुने हैं ना, आज सवेरे सुनाया हूं आप लोग को आइसोथर्मल। Yes, sir. Yes, sir. आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस कितना होता है, Pressure. प्रेशर, ठीक है। चलो कैसे आता है वो फिर से देख लो, ठीक है। तो न्यूटन क्या बोला कि साउंड जो ट्रैवल करता है एयर में वो आइसोथर्मली करता है, ठीक है। तो उस केस में ये फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो देखो, तो आइसोथर्मल और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्स। हाँ, यानी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिखेंगे, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इसको अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डीपीवी ये सब किया हूं मैं, ठीक है, सवेरे भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो पी बाहर रखे डीवी बाई डीवी प्लस वी बाहर रखे डीपी बाई डीवी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो पी प्लस वी डीपी बाई डीवी इक्वल टू 0, यानी डीपी बाई डीवी इक्वल टू माइनस पी बाई वी, ठीक है। आपको आप इसको डेल्टा पी बाई डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। चलिए, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ऐसा ही होता है। Yes, sir. Yes. तो जैसे इलास्टिसिटी में बल्क मॉडुलस हटा दिया है, लेकिन अब ये सब चैप्टर में बल्क मॉडुलस है, अब इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, ठीक है। अजीब सा एनसीईआरटी में किया इस बार कट ऑफ। चलिए छोड़िए, ज्यादा हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। तो बल्क मॉडुलस चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी, यही आपका स्लोप है डीपी बाई डीवी। तो ये माइनस, तो ये यहां से उठा के यहां पटक देंगे इंटू वी, तो ये आपका वी वी कैंसिल हो गया, तो ये बल्क मॉडुलस प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर फॉर आइसोथर्मल, ठीक। तो उस केस में साउंड का स्पीड जो हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो गया, b बाई रो की जगह p बाई रो, यस, ठीक। तो न्यूटन क्या बोला, जो साउंड ट्रैवल करता है एयर में वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करता है, आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस क्या होता है, Pressure. प्रेशर। तो उस केस में साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी बाय रो। हाँ, अंडर रूट पी बाई रो। ऐसे जनरली लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड एयर में क्या होता है, अंडर रूट डी बाई रो। आइसोथर्मल में डी पी के बराबर होता है, इसलिए अंडर रूट पी बाई रो होता है। ये अपने न्यूटन चचा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जरूरी नहीं है हमेशा जो न्यूटन कहे वो सही हो, लेकिन जब तक वो जिंदा था उसके न्यूटन वो यूएस टाइप का, चाइना टाइप का है, जो बोल रहा है वही सही है, दिन को दिन रात को रात, जैसा भी बोल रहा है सही। तो देखो, नॉर्मली एयर का प्रेशर कितना होता है,
1 ATM. 1 ATM, 180. ठीक है। आपका 1 ATM मतलब इतना पास्कल होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर में लिखिए, यही है। एयर का डेंसिटी आप लोगों को बताया मैं, एयर का डेंसिटी रफली कितना होता है? रफली बहुत बार बताया यार तुम लोग को, रफली कितना होता है? 1 kg per meter cube. हाँ, एग्जैक्ट डेटा होता है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। बताया था पानी के कंपैरिजन में एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है, इसलिए सरफेस टेंशन में ऊपर वाला पार्ट नहीं लेते थे, ये नीचे वाला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग को याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए, ठीक है। ये ऐसा होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये ना देखे, एयर डेंसिटी ना देखे, क्या बोलेगा कि एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये सब तुम लोग को एकदम याद होना चाहिए। रफली होता है 29 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, 1 मोल ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वेज 29 ग्राम पर मोल, ठीक, सॉरी पर मोल, ये 29 इंटू 10⁻³ kg, ठीक। तो एसटीपी पे 1 मोल मतलब कितना लीटर? 22.4. 0.4. 22.4 लीटर। अब लीटर बोला है तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? into 10 to the power -3. -3 मीटर क्यूब। तो वो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 मोल का मास क्या है, 29 इंटू 10⁻³ और ये क्या है 22.4 इंटू 10⁻³। ये -3 कैंसिल हो गया, तो यही रफली 21 kg पर मीटर क्यूब आता है, ठीक। तो ऐसे डेंसिटी निकालते हैं, ठीक। चलो, तो डेंसिटी है, प्रेशर पता चल गया, ठीक है। तो अभी बताया मैं, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या आया था एयर में? P/ρ. P/ρ, रूट P/ρ। तो P कितना है, P कितना है 1.01 इंटू 10⁵ और रो कितना है 1.29। इसको सॉल्व करते हैं तो रफली 280 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा स्पीड ऑफ साउंड एयर में रफली कितना होता है? 344 नहीं, 400 बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तुम क्या बोल रही थी किंजल? 344 मीटर पर सेकंड। 344 नहीं, 334, 333 रफली। हाँ 344, लेकिन 333 लगभग होता है, ठीक। हो सकता है कहीं कहीं बुक में भी वो लिखे, जनरली 330 340 लेते हैं, ठीक। चलो, तो ये जो आया, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इन एयर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ये तो हुआ, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, वो ऐसा बताया और थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया साउंड का स्पीड। एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड इज फाउंड टू बी रफली 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यानी जो एक्चुअल स्पीड है उससे जो न्यूटन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए वो क्या है, सेम आ रहा है कि कम आ रहा है? कम कम। और ऐसा नहीं है कि 1-2 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है या 10 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है, रफली 50 का डिफरेंस है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो परसेंटेज के टर्म में बोले तो 16-17% का डिफरेंस है, यानी इतना ज्यादा एरर फिट नहीं हो पाएगा, ये ज्यादा एरर हो गया, ठीक है। तो न्यूटन चाचा को बोले कि सर गड़बड़ कर दी आप यहाँ पे, ठीक है, एप्पल खा लिए होते तो गड़बड़ नहीं होता, ठीक है। तो ये तो न्यूटन ने क्या बोला कि साउंड जो ट्रैवल करता है एयर में वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करता है? Isothermal. आज आप लोग को बताया हूं मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, आज ही सिखाया हूं मैं, 2 कंडीशन चाहिए। कौन कौन सा? वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए. हाँ, वॉल कंडक्टिंग होना चाहिए। दूसरा, प्रोसेस स्लो होना चाहिए। Slow होना चाहिए. हाँ, प्रोसेस स्लो होना चाहिए, यानी जो साउंड ट्रैवल कर रहा है ना वो स्लो होना चाहिए। साउंड धीरे धीरे ट्रैवल करता है, जैसे मैं बोला हेलो तो तुमको 1 घंटा बाद हेलो सुनाई दे रहा है कि तुरंत इंस्टेंटली सुनाई दे रहा है? Instantly सुनाई. Instantly. तो इंस्टेंटली यानी साउंड जो ट्रैवल कर रहा है वो स्लोली ट्रैवल कर रहा है या बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है? Fast. फास्ट। तो ये आइसोथर्मल हो सकता है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. तो यहीं पे चाचा जी का गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो फिर आए हमारे एक लैप्लास, जिसको कहते हैं लैप्लास करेक्शन,
ठीक है। एडियाबेटिक आपको पढ़ाया नहीं हूं मैं, लेकिन कल पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो लैपलास करेक्शन। ठीक है, तो ऊपर वाला गड़बड़ था। ठीक है, लैपलास करेक्शन। इसने क्या बोला कि साउंड जो ट्रेवल करता है थ्रू, कौन सा प्रोसेस अभी तुमको नहीं सिखाया हूं मैं? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। ठीक है, कल अपन सीख लेंगे ये सब। साउंड ट्रेवल इन एयर थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा? स्लो प्रोसेस होगा कि फास्ट प्रोसेस होगा? ठीक है, तो कल मैं पूछूंगा तो तुम लोग बता देना। आधे लोग तो आए नहीं है, ठीक है, तो तुम लोग फटाक से आंसर देना। एडियाबेटिक फास्ट प्रोसेस है। जैसे टायर पंचर हो गया, जैसे ही टायर पंचर होता है एयर सडनली निकलता है कि धीरे धीरे? अरे निकलेंगे आधा घंटा बाद, क्या होता है? सडनली। तो वो क्या है, आइसोथर्मल होगा कि एडियाबेटिक होगा? एडियाबेटिक। ठीक, चलो ये सब एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने का ये सब पहले से ही नॉलेज मिल जा रहा है। साउंड ट्रेवल इन एयर थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? पीवी पे पार गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये गामा क्या है भाई? पॉइसन रेशियो। पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट होता है, इसमें पीवी पे पार गामा कांस्टेंट है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो पी बाहर रख के वी पे पर गामा, तो गामा मतलब कांस्ट एक नंबर ही है ना। गामा क्या होता है? एक नंबर होता है। Yes, sir. Yes, sir. वी पे पर गामा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, वी गामा माइनस 1। ये ऐसा होगा। फिर इसको क्या करेंगे? ये वी पे पर गामा dp बाई dv इक्वल टू माइनस पी गामा वी गामा माइनस 1। तो वी गामा से डिवाइड कर दो, माइनस पी गामा वी गामा माइनस, ये सब कल भी मैं कराऊंगा। ठीक है, अब देखो ऊपर में पावर गामा माइनस 1 है, नीचे में गामा है, तो ये गामा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, ऊपर sir. क्या बचेगा? पावर -1 बचेगा सिर्फ। तो यानी माइनस वो नीचे ले जाओ, यानी स्लोप, तो डीपी बाई डीवी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? गामा टाइम्स पी बाई वी माइनस गामा, यानी आइसोथर्मल में माइनस पी बाई वी आया था, यहाँ पे बस एक गामा का फैक्टर आ जा रहा है। चमका आप लोग को? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो एडियाबेटिक में स्लोप जो होता है माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी होता है। तो इस केस में बल्क मॉडुलस निकालेंगे, तो बल्क मॉडुलस डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर कुछ लोग गए। हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी इंटू वी, तो और ये स्लोप कितना था? तो माइनस गामा पी बाई वी इंटू वी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वी कैंसिल हो गया, तो ये गामा पी आ रहा है। यानी एडियाबेटिक में जो बल्क मॉडुलस होता है वो कितना होता है? Gamma. गामा पी। और आइसोथर्मल में कितना था? P. पी। यानी जैसे स्लोप गामा टाइम्स हो रहा है, बल्क मॉडुलस भी गामा टाइम्स हो जा रहा है। तो एकदम आसान है, गामा गामा, बस गामा आएगा, ये वाला एक मूवी था ना, गामा आएगा वो वाला, वैसा। तो ये ऐसा है, तो इसमें गामा पी आ गया। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर का बेसिक फॉर्मूला क्या था? √ B by rho. बी बाई रो। तो बी को सिंस लैप्लास ने कहा कि वो एडियाबेटिक है, तो बी की जगह गामा पी आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू गामा पी बाई रो। ठीक है, यहाँ पे गामा पॉइजन रेशियो यानी सीपी बाई सीवी है। ठीक, एयर को हम लोग कौन सा गैस लेंगे? मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक? फटाफट बताओ, कितना टाइम लगाओगे यार तुम लोग? सर पॉलीएटॉमिक। क्या इतना जूता मारेंगे ना? पॉलीएटॉमिक बोला तो एयर में मेनली क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और वो दोनों कैसा होता है? डायटोमिक। अरे एकदम गुनुझ आए रे।
हाँ, तुम लोग नहीं यार, नाम मेरा खराब करेगा। एयर में तो 78 या 79% N2 है, पॉलीएटॉमिक कैसे आ जाएगा यार? और 21% अब O2 है। 1% के लिए जिंदगी दे देंगे क्या? 99% आपका डायटोमिक है, तो रफली डायटोमिक ही मानेंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर बोल रही है तुम लोग, तो पहले काहे नहीं बोलती है कि गामा 7/5 होगा डायटोमिक का, मतलब एयर डायटोमिक होता है। ठीक है, तो एयर डायटोमिक है। ठीक है, सबको समझ में आया ना ये एयर क्यों डायटोमिक है? आ गया होगा, ठीक है चलो। तो ये V आया, तो यहाँ पे 1.4, ठीक है, इंटू 1.01 इंटू 10⁵, तो 1.4 का रूट रफली 1.2 होता है, 1.2 से हल्का कम, यानी 20% का ये ये रफली 33 आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से मैच खा रहा है, यानी लैप्लास जो बोला है वो सही बोला है। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये आपको न्यूटन वाला फॉर्मूला पूछेगा कि न्यूटन कैसे बोला, क्या स्पीड है, ये सब है, फिर उसमें क्या गड़बड़ था, लैप्लास का नाम लिखना, अच्छा लगेगा उसको भी, ऊपर से आशीर्वाद देगा तुम लोग कि अच्छा अच्छा नंबर आ जाए। ठीक, चलिए, तो ये ऐसा रहा। चलो, तो ये हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ अभी, और क्या है? हाँ, देखो, हाँ, साउंड का स्पीड, साउंड आपका एयर में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी ट्रेवल करता है, और गैस में भी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो साउंड का स्पीड छोड़ो अभी वो सब, ये गामा P/ρ आया था। ठीक है, ये P/ρ वेलोसिटी, इस टाइप का वेलोसिटी और भी बताया था, P/ρ के टर्म में वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी था वो सब? आरएमएस वेलोसिटी याद है आप लोग को? आरएमएस वेलोसिटी P और रो के टर्म में कितना होता है? 3p/ρ. 3P/ρ, और इसको यानी 3RT/m भी लिखते हैं, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. यानी ये सब काइनेटिक थ्योरी हो गया सर, ये मतलब कोरिलेट करें, तो यानी इसको भी गामा RT/m लिख सकते हैं, बोलो भाई। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे बताओ, प्रेशर बढ़ाने से साउंड का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. हट, सेम रहेगा। तुम लोग नहीं यार, साउंड प्रेशर पे डिपेंड करता था क्या ये सब स्पीड? No, sir. No, नो sir. सर। तुम लोग ना जाल फैलाता हूँ और तुम लोग एकदम बीच जाते हैं, फंस जाते हो यार। थोड़ा सा सोचो, उसमें बताया था कि प्रेशर, टेम्परेचर सेम रहता है, तो प्रेशर जितना टाइम्स होता है उतना ही टाइम्स डेंसिटी होता है, तो वो फैक्टर चेंज हो जाता है। आप लोग इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी रखिएगा तो कैसे होगा? कि बोलेगे सर इतना फटाफट पूछ देते हैं कि लगता है ही नहीं। ठीक, याद रखने का बॉस, टेक योर टाइम। मैं तो ऐसे ही हड़बड़ी करता रहता हूँ कि कोई मुझे मिले और उसका फिर सुनाऊं। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है साउंड का इन एयर? गामा P/ρ होता है, तो गामा RT/m होता है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एकदम सेम आपका स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। ठीक, टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एज, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर and density at constant temperature। अब आप लोग थोड़ा सोच के बताओ, साउंड का स्पीड, दो तरह का एयर है, ड्राई एयर है और मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें, मतलब मॉइस्ट एयर समझ ना, जिसमें पानी टाइप का है। एक ड्राई एयर है, एक मॉइस्ट एयर है। किस केस में साउंड का स्पीड ज्यादा होगा, ड्राई एयर में कि मॉइस्ट एयर में? ड्राई। Dryer. ड्राई एयर में। किसी को कोई डाउट है? डाउट क्या है, कुछ समझाया नहीं। मॉइस्ट एयर आंसर होता है। ठीक है, देखिए, एक ड्राई एयर है, ठीक है, आपको अभी बताया मैं, एयर का रफली मॉलिक्यूलर वेट रफली कितना होता है?
28. 29. हाँ 29 होता है, ठीक है। मान लो 100% पूरा एयर ही है। अब हम लोग मॉइस्ट एयर लिए हैं। मॉइस्ट एयर में मतलब 100% में से मान लो 98% एयर रहने दिए हैं और 2% वाटर डाल दिए, यानी एयर की जगह अब वाटर डाल दिए। तो किसका मतलब, पहले तो एयर निकाल रहे हैं और वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, ठीक है। तो ज्यादा, तो एयर को निकालें तो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला निकाल के कम मॉलिक्यूलर वेट वाला डाल रहे हैं, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ड्राई एयर का ज्यादा होगा कि मॉइस्ट एयर का? ड्राई एयर. Dry. ड्राई एयर. ड्राई एयर का। ये मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों को बताया था ना, N1 M1 प्लस N2 N2, ठीक है, वो वैसा। तो ड्राई एयर में पूरा एयर है, इसमें वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कम है एयर से, तो यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर, ठीक। तो मॉलिक्यूलर वेट के ये स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि डायरेक्टली? Inversely. इनवर्सली. तो तो अब बताओ किसमें स्पीड ज्यादा होगा? Moist. मॉइस्ट एयर. ठीक है। सबको समझ में आया ना क्यों है ऐसा? Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर क्या बताना था आपको। हाँ, तो साउंड आपका एयर में भी ट्रेवल करता है, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, ठीक है। तो साउंड का स्पीड जो होता है v/ρ होता है, ठीक है। तो डेंसिटी, गैस का डेंसिटी कम होता है लिक्विड से, फिर लिक्विड का डेंसिटी आपका सॉलिड से कम होता है, ठीक। तो डेंसिटी वाइज किसमें स्पीड ज्यादा होना चाहिए? Gas. गैस में। लेकिन क्या होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड का स्पीड होता है, क्योंकि सॉलिड को किसको कंप्रेस करना ज्यादा आसान है, गैस को कि सॉलिड को? Yes. गैस को। गैस. गैस को कंप्रेस करना ज्यादा आसान है, यानी उसका बल्क मॉडुलस कम होता है। सॉलिड को कंप्रेस करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसका बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है। जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा उतना ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, उतना चेंज कम होगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन वी लिखेंगे। तो बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? बहुत कम. बहुत कम। तो सॉलिड में जनरली चेंज बहुत कम होता है, तो उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि डेंसिटी वाइज आपका गैस में ज्यादा स्पीड होना चाहिए, लेकिन बल्क मॉडुलस और डेंसिटी में बल्क मॉडुलस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है। तो बल्क मॉडुलस सॉलिड का ज्यादा होता है, इसलिए उसका स्पीड ज्यादा होता है। लिख देता हूँ, ये समझ गए ना? ठीक है, लिख ही देता हूँ, चलो। ऑल्दो densities of liquids and solids are much higher than those of gases. The speed of sound. और आपको पहले भी कह रहा हूँ मैं जब पढ़ाऊं वो चैप्टर, वो आप लोग एनसीईआरटी से एक बार जरूर देख लें, ठीक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये स्पीड वाला हो गया। तो ट्रांसवर्स वेव का √T/μ और लॉन्गिट्यूडनल का v/ρ √, गैस में और सॉलिड में γ/ρ रूट। न्यूटन के अकॉर्डिंग बल्क मॉडुलस आपका प्रेशर होगा आइसोथर्मल की वजह से, तो साउंड का स्पीड √T/ρ, उसमें करेक्शन गामा आता है
लैप्लास की वजह से तो गामा पी बाई रो का रूट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। The net displacement of any element of the string at a given time is the देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब दो वेव एक जगह आ रहे हैं, ये जैसे ये एक वेव है, ठीक है, और ये एक वेव है, ठीक, ये दोनों जा रहा है, ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे मिला, ठीक है, जैसे मान लो ये S1 है, ये S2 है, यहां से भी वेव जा रहा है, यहां से भी वेव जा रहा है, तो एक पार्टिकुलर पॉइंट P पे मिला, तो P पे नेट कितना होगा, तो मान लो P पे जब पहुंचा तो दोनों का ऐसा दिख रहा, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकालते हैं, सिंपल एडिशन कर देते हैं, ये A1 प्लस A2 हो जाएगा ऐसा। वहीं पे अगर मान लो ये A1 है, ये A2 है, ठीक है? इन दोनों कंबाइन करो तो ये रफली आपका ऐसा A1 है ऊपर में, तो इसको पॉजिटिव लेंगे तो A2 नीचे में है तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो A1 रफली बड़ा दिख रहा है, A2 छोटा दिख रहा है, तो ये नेट क्या होगा A1 माइनस A2। तो ये काइंड ऑफ वेक्टर में हम लोग ऐसा देखते थे कि नहीं कि 3 है और ये 4 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर है, एक का 3 मैग्नीट्यूड है, एक का 4, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है 7 क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री 0। अगर मान लो एक ऐसा है ये 4 है और ये 3 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 1 इन दोनों में एंगल कितना है 180 ठीक है। तो सेम लॉजिक से दोनों यहाँ पे तुम देखोगे ये दोनों एक जैसा है, यानी इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा ना वो 0 होगा, और ये A1 A2 इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। तो फेज डिफरेंस 0 होता है, उसको कहते हैं सेम फेज। सेम फेज में है यानी उन दोनों का डिफरेंस क्या है 0 है। 180 डिग्री मतलब आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज यानी एक सीधा है तो एक उल्टा है, ये ऐसा, ठीक है। तो द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट अ गिवन टाइम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव, यानी ये दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों को ऐड करने से ये बनता है, तो ये ऐसा रहता है। यानी सेम फेज में है, सेम फेज में है दोनों, यानी दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, तो आपका क्या होगा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। वहीं पे आउट ऑफ फेज है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो मान लो दोनों एम्पलीट्यूड सेम रहता है, A1 और A2 सेम रहता, तो सेम फेज में नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाता 2A, और आउट ऑफ फेज में कितना होता है 0 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है। तो सेम एम्पलीट्यूड में आउट ऑफ फेज में 0 होता है और फेज में रहता है तो वो आपका ट्वाइस हो जाता है, ठीक। तो जैसे मान लो एक वेव है, ये दूसरा वेव है, पहले केस में इनिशियल फेज कितना है 0 और दूसरे केस में 5 5। तो दोनों के बीच का अगर फेज डिफरेंस पूछेगा तो कितना है
फाई फाई होगा, हाँ कि ना? यस सर Yes. ठीक है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई है। ठीक है, और सुपरपोजिशन करने के लिए, ठीक है, याद रखना सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड, स्पीड सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब भी ऐसा इक्वेशन रहता है तो आपको बताया मैं वेव स्पीड कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला देख के। ये v बताया था ना, कैसे निकालते हैं? Coefficient of time by coefficient. यानी ओमेगा ओमेगा बाई के, टाइम का क्वेश्चन ओमेगा और ये, तो दोनों में ओमेगा बाई के ही आएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा बाई 2 पाई। तो सेम फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा सेम है। ठीक है, ओमेगा सेम और स्पीड भी सेम, यानी ओमेगा सेम है तो स्पीड सेम है तो के भी सेम होगा, यानी के और एक्स, यानी आप याद रखिएगा ये टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए। जो कांस्टेंट एंगल वाला टर्म है ना वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो दोनों टर्म सेम रहेगा तभी सुपरपोजिशन होगा। ठीक? तो यहाँ पे थोड़ा सा गणित है, तो y रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? तो y1 प्लस y2 a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, a साइन ओमेगा टी। किसी को पहले लिखो, किसी को बाद लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, ये साइन ए प्लस साइन बी आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है। के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 को ए बोल दो और के एक्स माइनस ओमेगा टी को बी बोल दो, तो इसको साइन ए प्लस साइन बी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? Yes, sir. यस ठीक है, तो वो क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 है और बाहर में a है, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों का अंदर का टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो kx माइनस ओमेगा टी में kx माइनस ओमेगा टी ऐड करोगे तो 2kx माइनस ओमेगा टी आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो kx माइनस ओमेगा टी ही रहेगा। 5 और इधर में 0 है तो 5 प्लस 0 5 और 2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 आएगा। ठीक है, जब cos वाला टर्म लिखोगे तो cos में तो दोनों को माइनस करना है, तो kx माइनस ओमेगा टी में kx माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो गया तो 5 बचा, अपॉन 2 करोगे तो ये ऐसा आएगा। ठीक, समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. सिंपल सा ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। ठीक है, तो y रिजल्टेंट जो आ रहा है आगे रहो, तो y रिजल्टेंट इक्वल टू 2a cos 5/2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, यानी आपका जो फाइनल जो आ रहा है, आपका जो फाइनल भी आ रहा है, तो वो भी आपका एक वेव है, ये भी एक वेव इक्वेशन है कि नहीं है? Yes, sir. बस उसमें एम्पलीट्यूड क्या है? ये है, उसका एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, यानी रिजल्टेंट इज आल्सो ट्रैवलिंग वेव। और हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा वेव वगैरह रहता है ना, उसको हम लोग वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला वेव का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का भी एम्पलीट्यूड a है, और दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? फाई है। तो जब भी इक्वल वेक्टर रहता है तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करता है? Angle Angle by Angle bisector. एंगल बाइसेक्टर पे, तो ये एंगल 5/2 होगा, इसलिए देखना रिजल्टेंट में 5/2 आया है। चमका?
Yes, sir. और आपको वेक्टर में सिखाया हूं मैं, जब भी दोनों एम्पलीट्यूड सेम होता है तो ये 2a cos phi by 2 होता है। आप कॉपी देखिएगा ना वेक्टर का, वो रहेगा। तो ये है आपका, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है 2a cos phi by 2 और उसका इनिशियल फेज, सॉरी यहाँ पे 5 by 2 आ रहा है ना, 5 by 2 और एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू ए cos phi by 2, ठीक। तो फाई क्या था, दोनों वेव का बीच का फेज डिफरेंस। तो इफ फेज डिफरेंस जीरो है, तो फेज डिफरेंस जीरो है यानी टू वेव आर इन सेम फेज, आर इन फेज, सेम फेज, ठीक। तो ऊपर फाई को जीरो डालेंगे, यहाँ पे फाई को जीरो डालेंगे तो cos जीरो 1 होता है, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे फाई को अगर 180 डालते हैं, फाई को अगर 180 डालते हैं तो 5 by 2 180 by 2 90 होगा, और cos 90 क्या होता है, जीरो। तो इसलिए आपको बताया था ना मैं, वो दोनों ऐड हो जा रहा, ऐसा था तो ऐड हो जा रहा था, और ऐसा था तो सब्ट्रैक्ट हो रहा था, हाँ कि ना। Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो टू वेव आउट ऑफ फेज, तो फाइव, तो आउट ऑफ फेज, तो फाइव को 180 डालोगे, 180 by 2 90, cos 90 जीरो होता है, तो रिजल्टेंट का जीरो आएगा, ये ऐसा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इस केस में दो केस होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, ठीक है। जैसे खाली रूम रहेगा, आप कुछ बोलिए, कुछ बोलिएगा तो आपको क्या, कुछ देर के बाद आपको खुद ही का साउंड सुनाई देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है कभी कभी, जिसको इको भी कहते हैं, ठीक है? Yes. तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन होके आ रहा है। तो साउंड रिफ्लेक्शन होके आ रहा है यानी वेव, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन होता है, लाइट क्या है, वेव है। साउंड रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी वो भी एक वेव है, रिफ्लेक्शन होके आ रहा है। तो देखिए, मान लो ये वेव है, ठीक, इसमें दो केस होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, ठीक। और हाँ, एक चीज, जैसे आपको मैं बताया था y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक। तो ऐसा समझो, या तो वेव आपका ऐसे जाएगा, ठीक? या वेव आपका ऐसा जाएगा, या तो वेव आगे जाएगा या वेव पीछे जाएगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि वेव आगे जाएगा, ये अंदर वाले के साइन से, इफ के एक्स एंड ओमेगा टी आर ऑफ सेम साइन देन वेव, ठीक। तो आप लोग देखिएगा, अभी तक हम लोग जितना भी लिखा हूं मैं वेव इक्वेशन, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ही लिखा हूं मैं, और उस केस में वेव को किधर मैं भेज रहा हूं, आगे की पीछे, आगे. आगे। यानी के एक्स और ओमेगा टी, यहाँ पे इस ऊपर में जो फॉर्मूला है ब्रैकेट के अंदर, के एक्स और ओमेगा टी का साइन सेम है क्या, No, sir. नहीं। यानी साइन अपोजिट रहता है तो वेव आगे जाता है, तो साइन अगर सेम है तो वेव किधर जाएगा, पीछे. पीछे. तो के एक्स एंड ओमेगा टी आर ऑफ सेम साइन देन वेव ट्रेवल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। If kx and omega t are of opposite signs, fine, then wave travel
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये वाला वेव आगे जा रहा है। अगर वेव का इक्वेशन ऐसा रहेगा y इक्वल टू ए साइन kx प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे kx और ओमेगा टी का साइन सेम है कि नहीं है? Yes, sir. तो ये वेव किधर जाएगा? पीछे। पीछे. ठीक, तो ये चीज याद रखें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखेंगे हम लोग। देखिए ये वेव है और ये वेव आगे जा रहा है, ये वेव आगे जा रहा है, ठीक। तो पहले इस पोर्शन में वेव था, अब इस पोर्शन में आ गया, ठीक है, यानी वेव आगे चला गया, ठीक है। तो ये वेव कैसे ट्रैवल करता है? तो ये वेव, ये सब जो पॉइंट है, ये सब जो पॉइंट है, ये वेव है अपने राइट साइड वाले स्ट्रिंग को ऊपर खींचता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है ना, आगे वाले स्ट्रिंग पे फोर्स ऊपर लगाता है, तो उस फोर्स की वजह से ये स्ट्रिंग ऊपर उठता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये वाला स्ट्रिंग लेफ्ट वाले पार्ट पे किधर फोर्स लगाएगा? क्या बोल रहा हूं मैं? नीचे। ये जो वेव है, ठीक है, अभी वेव यहाँ ये है, ये वेव है, ठीक है, वेव आगे जा रहा है, तो ये वाला वेव जो है आगे वाले पार्ट पे ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये वाला पार्ट, ये वेव पे किधर फोर्स लगाएगा? नीचे। नीचे। तो ये वेव पे नीचे फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग, इसलिए स्ट्रिंग नीचे आ गया, यानी यहां पे आ गया, और आगे वाले पार्ट पे ऊपर फोर्स लग रहा था, इसलिए ये ऊपर चला गया, इसलिए ऐसा वेव मूव करता रहता है। समझ में आया? Yes, sir. फिर वो मूव करते करते यहां पे आ जाएगा, ये दीवार है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग इस दीवार पे ऊपर फोर्स लगाएगा, तो दीवार मूव करेगा क्या? No, sir. नहीं, दीवार क्या है? फिक्स्ड है, तो दीवार मूव नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एंड। तो दीवार मूव नहीं कर रहा है, तो इस पे, लेकिन दीवार पे तो फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो दीवार पे फोर्स ऊपर लग रहा है, तो दीवार इस पे फोर्स किधर लगाएगा? नीचे. नीचे। तो क्या हो गया? इसके टकराने के बाद क्या होगा? वेव ऐसा हो जाता है, फिर ये पीछे जाने लगता है, यानी इसके बाद का ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा गया, यानी इस केस में फिक्स्ड एंड में वेव टकराता है तो वेव के मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, और जैसा वेव था उसके रिस्पेक्ट में ये वेव एंगल के टर्म में कितना का डिफरेंस आ गया है? 180, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो अगर मान लीजिए इंसिडेंट जो जा रहा है आगे, इंसिडेंट वेव ए साइन kx माइनस ओमेगा टी है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड है, जो टकरा के जा रहा है, वो माइनस हो जाता है, उल्टा हो जाता है साइन, और डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हाँ कि ना? आपको बताया ना अभी कि अपोजिट साइन रहता है kx और ओमेगा टी का, तो वेव आगे जाता है, और सेम साइन रहता है तो पीछे जाता है, तो अंदर में सेम साइन है तो वेव पीछे जा रहा है। Yes, sir. और मैथ्स में अगर आप लोग पढ़े भी हैं तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसको माइनस अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे पाई डालना पड़ेगा, ये आपको बताया भी हूँ। 180 डिग्री ऐड कर देना मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में जाना, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव होता है, तो ये
तो आप देखिएगा इसमें इनिशियल फेज 0 है और इसमें इनिशियल फेज क्या है पाई, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, पाई है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो फिक्स्ड एंड में रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन में वेव का डायरेक्शन भी चेंज होता है, साथ में फेज का चेंज होता है। फेज का चेंज कितना होता है? 180. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन फिक्स्ड बाउंड्री फेज चेंजेस बाय पाई, वेव डायरेक्शन becomes opposite. तो वेव का डायरेक्शन अपोजिट होता है और वेव भी आपका पीछे चला जाता है और 180 डिग्री का चेंज होता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, ये रिंग है और एक रॉड में फंसाया हुआ है, ये वेव आगे जा रहा है, एक रॉड में फंसाया हुआ है। तो अब ये वाला इस रिंग पे ऊपर फोर्स लगाएगा, तो रिंग ऊपर नीचे मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है। तो इस पे नीचे फोर्स लगेगा, तो इसमें क्या होता है, रिंग ऊपर मूव करता है तो आपका फिर ये थोड़ा ऊपर जाता है, इस केस में फेज चेंज नहीं होता है। अभी ये आगे जा रहा था, ये ऐसे पीछे आता है, ये ऐसे चला। तो इस केस में बस आपका तो इंसिडेंट वेव अगर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये फेज वाइज तो दोनों सेम है, हाँ कि ना? Yes, sir. बस डायरेक्शन चेंज हुआ है, ऐसा रहता है। तो माइनस नहीं डालते हैं या अंदर में पाई नहीं डालते हैं, ठीक है। तो नो फेज चेंज जब आपका फ्री बाउंड्री रहेगा। फिक्स्ड बाउंड्री में फेज चेंज 180 डिग्री का होता है। कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक बचा है, वो हम लोग देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टैंडिंग वेव देखते हैं। स्टैंडिंग वेव, अभी तक जो देख रहे थे वो ट्रैवलिंग वेव था। ट्रैवलिंग वेव कहने का मतलब वेव आपको देखिएगा कि वेव आगे जा रहा है। स्टैंडिंग वेव किसको कहते हैं? when two waves of same frequency and amplitude travels in opposite direction at same speed, their superposition give rise to a new type of wave called standing wave. दो वेव है, दोनों का फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है सेम स्पीड से, यानी एक वेव आपका ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, दूसरा वेव बस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा। ठीक, दोनों को सुपर इम्पोज कराएंगे तो वाई रिजल्टेंट y1 प्लस y2 ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, वही साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएगा, 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी आ रहा है। तो आप देखिएगा फाइनल जो वेव है वो के एक्स और ओमेगा टी, ऐसा कि के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी एक साथ है क्या? दोनों इसमें फाइनल टर्म में के एक्स और ओमेगा टी एक साथ है क्या कि अलग अलग है? अलग अलग है।
अलग अलग है। तो जब भी एक साथ रहता है, ये जैसे इसमें एक साथ है, इसमें एक साथ है, ऊपर में भी हम लोग एक जब सॉल्व कर रहे थे तो याद होगा cos 5/2 आया था, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 आया था। तो रिजल्टेंट लिए थे तो भी उसमें भी साथ में था, इसलिए ये आपका ट्रैवलिंग वेव था। ट्रैवलिंग वेव उसको कहते हैं जिसमें kx और ओमेगा टी एक साथ हो। तो ये दोनों ट्रैवलिंग वेव है जो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। तो इट इज नॉट ट्रैवलिंग वेव, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ kx plus minus omega t, so it is not traveling wave। इस ऐसे वेव को हम लोग स्टैंडिंग वेव कहते हैं। इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो देखिए, तो स्टैंडिंग वेव में, तो स्टैंडिंग वेव के बारे में, और क्योंकि इसमें से कुछ कुछ पार्ट हटा दिया है, इसके बारे में और ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि उसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। फिर इसमें एक बीट्स पढ़ते हैं, बीट्स। तो द फेनोमेना of phasing of sound intensity when two waves of nearly same frequency and amplitude, nearly same frequency, exactly same नहीं, nearly same। बीट्स हमेशा याद रखना, जब दो वेव है, ठीक है, y1 और y2, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी f1 है और इसका फ्रीक्वेंसी f2 है, ठीक है। f1 माइनस f2 इज मच स्मॉलर देन f1 और f2, यानी ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। तो आपका बीट्स प्रोड्यूस होता है। तो दोनों साउंड, यहां ये भी साउंड आ रहा है, इसका भी साउंड आ रहा है, तो बीट्स इक्वल टू होता है बीट फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना, बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू f1 माइनस f2 होता है, ये ऐसा याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टू साउंड्स of frequencies 500 Hz and 490 Hz are sounded together, find beat frequency। तो बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, सिंपल दोनों का डिफरेंस वो 4 हट जाएगा, यानी 500 माइनस 496, ये 4, ठीक है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आपको बता रहा हूं। तो देखिए, आपको बताया मैं, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। और स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा रखते हैं कि कम रखते हैं? ज्यादा। तो टेंशन ज्यादा होने से आपका स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ठीक है। तो दो इंस्ट्रूमेंट है ए एंड बी, ए का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 596 हर्ट्ज, ए का फ्रीक्वेंसी, सॉरी, बी का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 596 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी तुमको नहीं पता है, आर साउंडेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस, मान लो 4 बीट्स। तो ए का फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बोलो ना भाई, क्या बोलेंगे? सर 600 या तो 592। हाँ, दोनों हो सकता है,
4 बिट्स बना रहा है उसमें, मतलब आ रहा है, तो 596 से 4 कम भी हो सकता है, 4 ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आया आप लोग को? तो FA आपका Yes, sir. तो 596 प्लस 4 यानी 600 हर्ट्ज भी हो सकता है, या FA आपका 596 माइनस 4 यानी 592 हर्ट्ज भी हो सकता है। अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। तो इसमें एक और कंडीशन दिया रहता है, व्हेन टेंशन is slightly increased in A, now beats heard is to find frequency of A। ऐसा बोला है कि A में टेंशन बढ़ा दिए हैं, तो टेंशन बढ़ाने से, स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ाने से स्पीड बढ़ता है कि घटता है? बढ़ते हैं। और स्पीड बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। यानी A का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अब A का टेंशन बढ़ा दिए तो A का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो दोनों चेक करेंगे। तो A में टेंशन बढ़ा रहे हैं तो A का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो पहले 600 था, तो 600 से मान लो बढ़ा दिए, मान लो एक एक करके बढ़ाओ, पहले 600 था, अब 601 करो या 602 करो। बी एज इट इज है, तो इससे डिफरेंस कभी भी लोगे 2 होगा क्या? No, sir. नो सर। नहीं, समझ में आया ना? पहले A का 600 था और B 596 था। मैं केस A लेके सॉल्व कर रहा हूं कि 600 हर्ट्ज आंसर होना चाहिए मान लो, तो 600 और 596 का डिफरेंस 4 है। अब A में टेंशन बढ़ा दिए यानी उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो अब 600 से वो 600 की जगह 601 रहा होगा या 602 रहा होगा। तो अब B के साथ डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस क्या हो रहा है? 4 से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Increase. इंक्रीज हो रहा है। 601 लीजिए या 602 लीजिए, तो डिफरेंस 5, 6 ये सब होगा। लेकिन अपने को डिफरेंस क्या चाहिए? 4 से कम चाहिए कि 4 से ज्यादा चाहिए? कम चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब ये वाला चेक करते हैं, 592 वाला। तो टेंशन बढ़ाए तो इसका 592 से 593 हुआ, तो अब डिफरेंस क्या होगा? 3 का होगा, 594 हो गया। तो 594 में तो हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। यानी Yes, ये वाला केस sir. पॉसिबल है, इसलिए आपका आंसर 592 हर्ट्ज होगा। समझ में आया आप लोग को? यस सर। कैसे डिसाइड करेंगे कि 600 वाला है कि 592 वाला है? सबको समझ में आया है कि नहीं? सब चला Yes, गया? sir. चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं मैं, वो आप बताइए, ठीक है? और जैसे मान लो ये तो हुआ, ये टेंशन बढ़ाने से एक टर्म होता है वैक्सिंग, ठीक है? वो वैक्सिंग नहीं, वैक्सिंग मतलब मोम डाल देना, वैक्सिंग, ठीक है? तो स्ट्रिंग में थोड़ा सा मोम डाल दो, तो मोम डालने से मास बढ़ रहा है, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम की ज्यादा? कम। कम होगा, ठीक है? चलिए कम। क्वेश्चन है, ए का पहले फ्रीक्वेंसी 400 था, बी का नहीं पता है, बीट्स पहले 6 था, बी में थोड़ा सा वैक्स डाल दिए तो बीट्स आपका 4 हो गए। तो बी का फ्रीक्वेंसी क्या रहा होगा? या तो आंसर 394 होगा या 406 होगा, यही दोनों में से आंसर होगा।
तो FB या तो 400 से 6 ज्यादा यानी 406 भी हो सकता है, या 400 से 6 कम यानी 394 भी हो सकता है। वैक्स डालने मास बढ़ा रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। तो 394 को कम करेंगे तो 393 हर्ट्ज, 392 हर्ट्ज ये सब होगा। तो फिर ये डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस कभी भी 4 के बराबर आएगा क्या? नो सर। नहीं, नो यानी ये वाला पॉसिबल नहीं है। लेकिन 406 है, उसको कम करेंगे 405 हर्ट्ज होगा, यानी ये डिफरेंस कम हो रहा है। 404 करेंगे तो 4 हर्ट्ज का आएगा, यानी ये आंसर होगा। चमका? Yes, sir. Yes. यस सर। चलिए, आज की सभा यही समाप्त होती है। 3 मिनट पहले ही आपको छोड़ दे रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.